नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, मैथमेटिक्स यूट्यूब पे अपन पढ़ा रहे थे आपको, उसमें ज्योमेट्री से इन सर्कल अपन ने कर लिया था। कहने का मतलब इन सेंटर हो गया था अपना, केंद्र चल रहे थे अपने त्रिभुज के केंद्र, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल चल रहे थे, उसमें से इन सेंटर अपना हो गया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, सरकम सेंटर, परिकेंद्र बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, वो वाला चैप्टर स्टार्ट होगा। और देखो, अति इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसका ज़्यादा यूज आपको सर्कल में बताऊंगा मैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअली क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। सर्कल में दोबारा से घूम के आएगा ये, और वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे जितने भी थ्योरम्स बताऊँ मैं आपको, उन थ्योरम्स को आपको रट्टा मारना है। ये देखो, पहले ही बता देता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या तो इन सेंटर से या सरकम सेंटर से, इन दो ही पोर्शनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अपन ऑर्थो सेंटर भी पढ़ेंगे, एक्सो सेंटर भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ज्योमेट्री के अंदर या तो इन सेंटर वाला, सेंटर से या तो इन सेंटर वाला होता है, और या फिर अपना सरकम सेंटर वाला होता है। तो आज अपन सरकम सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, परिकेंद्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। अच्छे से डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, किसे सरकम सेंटर बोला जाता है, ये किस प्रकार से त्रिभुजों के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, उन सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सरकम सेंटर, परिकेंद्र, हिंदी में बोलते हैं इसे परिकेंद्र। देखो, दुनिया में हर एक ट्रायंगल के लिए ऐसा सर्कल बनाना संभव है जो उसके बाहर तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाए, और हर एक दुनिया में हर एक ट्रायंगल के लिए एक ऐसा सर्कल बनाना संभव होता है जो अंदर उनकी तीनों भुजाओं अंदर बने और उसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए। तो कहने का मतलब जो अंदर बन रहा है और तीनों भुजाओं को छू रहा है उसको बोलते हैं अपन इन सेंटर या इन सर्कल बोलते हैं उसको। और जो शीर्षों को छू के जाता है और बाहर की तरफ बनता है उसे बोलते हैं अपन सरकम सर्कल। और बाहर की तरफ, त्रिभुज के बाहर की तरफ बने हुए सर्कल के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अब देखो ध्यान से ये बनता कैसे है, किस प्रकार से। इन सेंटर का एक बार दोबारा से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते थे, त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते थे, उस बिंदु को अपन इन सेंटर बोलते थे। सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर भुजा के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको अपन सरकम सेंटर बोलते हैं। अब देखो, लंब समद्विभाजक मिलने से ही सरकम सेंटर क्यों बना, इसका जवाब अब अपनी क्लास में लेंगे अपन। और देखो, सबसे पहले बिंदु लिखना है आपको, परिवर्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। परिवर्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। कहने का मतलब है ये अपना ट्रायंगल हो गया ABC, इसका एक परिवर्त बनाना संभव है। और ये परिवर्त का जहाँ पे सेंटर होगा, इस सेंटर को अपन बोलेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र हर एक ट्रायंगल के लिए एक ऐसा वर्त बनाना संभव है जो इनके तीनों त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस से होके जाता है, और इसके केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं अपन। अब देखो ध्यान से, दूसरा बिंदु, पहला बिंदु सभी को क्लियर है कि परिवर्त के केंद्र को ही अपन क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। अब दूसरा वाला पॉइंट देखो, और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एसएससी में सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। त्रिभुज की तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं?
तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पे स्थित बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। दूसरा बिंदु देखो, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज परिकेंद्र कहते हैं। ये डेफिनेशन 2-3 बार रट्टा मारनी है। इन सेंटर की डेफिनेशन क्या होती थी? त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते थे उसको अंतः केंद्र कहते थे। अब परिकेंद्र की परिभाषा क्या हो गई? त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। एक बार दोबारा से सुन लेना, त्रिभुज के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। अब देखो, परिकेंद्र, ये एक रेखा बना ली मैंने, रेखा ए बी हो गई और इसका मध्य बिंदु ये डी पॉइंट मान लिया अपन ने। लंब समद्विभाजक, भुजा का समद्विभाजक होना चाहिए। अब देखो, इस बिंदु से तो अनेक रेखाएं होकर गुजर सकती है। अपन कौन सी रेखा ले कि अपने क्या हो जाए, वो सरकमसेंटर का काम कर जाए। यहाँ से तो हजारों रेखाएं, करोड़ों रेखाएं होकर गुजर सकती है इस बिंदु से। तो कहने का मतलब ये है, इस लाइन के लिए एक ऐसी रेखा संभव है जो इसको बराबर दो भागों में बांटेगी और इस पे लंब भी होगी। ये वाली रेखा ऐसी होगी जो इसको बराबर दो भागों में बांटेगी और लंब भी होगी। तो अपनी डेफिनेशन के अनुसार अपने को ये वाली रेखाएं लेनी है। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। भुजा का समद्विभाजक किया अपन ने और बिंदु डी ले लिया, लेकिन डी बिंदु से तो हजारों रेखाएं होकर गुजर सकती है। इसका मतलब अपन को रेखा लेनी है जो भुजा को बराबर दो भागों में बांटे और भुजा पे क्या हो, लंब भी हो। इसका मतलब है ए डी बराबर डी सी। ये एक ऐसी रेखा है, जैसे इसको मान लेते हैं अपन सी डी एक ऐसी रेखा है जो ए बी पे लंब भी है और ए डी को समान दो भागों में बांट रही है। तो ऐसे ही त्रिभुज की तीनों भुजाओं की रेखा जहाँ पे मिलती है, ये लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ पे मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज हो गया अपना, ये त्रिभुज हो गया। इस भुजा का एबीसी त्रिभुज हो गया अपना। इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये हो गया अपना, ये डी बिंदु हो गया। ये वाली और ये वाली बी डी बराबर डी सी हो गई अपनी। ऐसे ही इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये मान लिया अपन ने, ये ओ बिंदु हो गया जहाँ पे काट रही है, ये ई बिंदु हो गया और ये भुजा का समद्विभाजक भी हो गया और भुजा पे लंब भी हो गया। ये वाली और ये वाली आपस में देखो बराबर भागों में बांट दिया। ए ई बराबर ई सी हो गया अपना। इस प्रकार तीसरा लंब समद्विभाजक भी यहीं से होके जाएगा और अभी मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको यहां से ही क्यों जाता है। ये तीसरा समद्विभाजक हो गया। तो जहां पे तीनों लंब समद्विभाजक, कहने का मतलब ये वाली और ये वाली एफ बिंदु मान लिया इसको, तो ए एफ बराबर एफ भी हो जाएगी अपनी। ये लंब समद्विभाजक जहां पे मिलेंगे उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, परिकेंद्र। ओ क्या हो गया अपना, परिकेंद्र।
तो परिकेंद्र की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। परिकेंद्र किसे बोलते हैं? भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली तो हजारों रेखाएं हो सकती है, लेकिन इस रेखा के लिए इन रेखाओं में से एक रेखा ऐसी होगी जो भुजा को बराबर दो भागों में बांटेगी और भुजा पे 90 डिग्री पे काटेगी। कहने का मतलब भुजा पे लंब भी होगी। लंब का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री पे काटता हो। तो कहने का मतलब ए बी भुजा को समान दो भागों में बांटने वाली और भुजा ए बी पर लंब रेखा, जहाँ पे तीनों भुजाओं की लंब रेखाएं जो भुजाओं को समान भागों में बांटे और जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं? परिकेंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र की ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आगे वाला पॉइंट देखो, और आगे वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए और दिमाग में उसको बिठा ही लेना है। तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं मैं। परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान होती है। परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान होती है। और ये वाला क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ भी है कि ऐसा कौन सा बिंदु है। पता नहीं वो सीपीओ के एग्जाम में आया था या सीजीएल के एग्जाम में आया था, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है। वो मैंने आपको आपकी शीट में अपलोड करवा दिया है क्वेश्चन। देखो, परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान होती है। कहने का मतलब ये त्रिभुज हो गया अपना, ABC, और ये परिकेंद्र O हो गया अपना। इस शीर्ष से दूरी, इस शीर्ष से दूरी और इस शीर्ष से दूरी ये आपस में क्या होती है? समान होती है। ये वाला बिंदु आपको याद हो जाना चाहिए। परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान होती है। AO की लंबाई OC की लंबाई OB की लंबाई आपस में क्या है? बराबर है। AO बराबर CO बराबर BO, और यही अपनी परिवर्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या। यही परिवर्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के उसमें इतनी दूरी भर कर यदि आप यहाँ से सर्कल बनाना चाहोगे तो ये अपना सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। यही परिवर्त की क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है। ये सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा अपना। यहाँ पे प्रकार की नोक रखो, इतनी दूरी भरो और सर्कल बना दो। ये ऐसा सर्कल बनेगा जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ जाएगा, और यही अपने त्रिभुज का परिवर्त कहलाता है। और ये O अपना क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। ये बनता कैसे? भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपस में जहाँ पे मिलते हैं उनसे क्या बनता है? अपना परिकेंद्र बनता है। ये भुजा का लंब समद्विभाजक है, ये इस भुजा का लंब समद्विभाजक है, और ये इस भुजा का लंब समद्विभाजक है। ये बिंदु O पे मिल रहे हैं और O अपना परिकेंद्र हो गया। इस शीर्ष से O की दूरी समान होगी, इस शीर्ष से समान होगी और इस शीर्ष से समान होगी। ये तीनों दूरियां समान होगी। और यदि तीन दूरियां एक बिंदु से समान दूरी पे हैं तो उसको एक दूरी वही क्या हो जाती है? अपनी वर्त की त्रिज्या हो जाती है। एक दूरी को प्रकार में भर के अपन ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ गुजरेगा। इसे ही अपन क्या बोल देते हैं? परिकेंद्र बोल देते हैं। अब देखो, कोई बच्चा ये समझने की भूल मत कर देना कि ये लंब केंद्र त्रिभुज के शीर्ष से होके गुजरेगा। हो सकता है ये देखो आजू बाजू से होके निकल सकता है, ऐसे ऐसे निकल सकता है।
ऐसे आगे निकल सकता है, ये वाला ऐसे निकल सकता है और ये वाला ऐसे निकल सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक त्रिभुज के शीर्षों से होके गुजरे, ये आजू बाजू कहीं से भी होके निकल सकते हैं। लेकिन आपको पता क्या रखना है, आपको ध्यान में यही रखना है कि भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। अब देखो, आपके मन में प्रश्न होना चाहिए, देखो प्रश्न करने से ही अपने डाउट क्लियर होते हैं। तो प्रश्न अपने मन में उठने चाहिए कि ये क्यों हुआ, इस बिंदु की भुजाओं के शीर्ष से दूरी समान क्यों हुई, ये प्रश्न अपने मन में होना चाहिए। और इसी प्रश्न का उत्तर, और ये देखो तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पे क्यों मिलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ, आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि तीनों लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पे क्यों मिलते हैं और परिकेंद्र की दूरी शीर्षों से समान क्यों होती है, उसका उत्तर देखेंगे। ये वाली डेफिनेशन अपने नोट्स में अच्छे से लिखनी है और इनको याद करने हैं, तीनों बिंदुओं को याद क्या करने हैं, मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे। परिवर्त के केंद्र को क्या कहते हैं अपन, परिकेंद्र कहते हैं। ये परिवर्त हो गया त्रिभुज के चारों तरफ जो शीर्षों से होके जा रहा है, इसका जो केंद्र है वही अपना क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि परिकेंद्र हमेशा क्या रहे, त्रिभुज के अंदर ही रहे, ये बाहर भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर हो जाएगा ये, लेकिन ये गारंटी है कि अंतःवर्त त्रिभुज के अंदर ही रहेगा। ये तो श्योर गारंटी है, जो पीछे पढ़ा था अपन ने अंतःवर्त के बारे में, उसकी तो गारंटी है कि वो तो त्रिभुज के अंदर ही रहने वाला है। लेकिन परिवर्त के केंद्र की ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही रहे। अभी मैं पोजीशंस ऑफ सर्कमसेंटर पढ़ाऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा कि कौन सी त्रिभुज में कहाँ पे होता है। दूसरा बिंदु हो गया, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपना, और मैंने बताया आपको एक लाइन खींच के कि इसके समद्विभाजक तो अनेक हो सकते हैं, उस बिंदु से अनेक रेखाएं होकर गुजर सकती है, लेकिन उसकी एक रेखा ऐसी होगी जो वो समद्विभाजक भी होगी और उस पर लंब भी होगी, तो उसी को लेना है अपने को। और तीनों भुजाओं की जो लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलेंगे वो अपना क्या हो जाएगा, सर्कमसेंटर हो जाएगा। परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान होती है। इस शीर्ष से AO की दूरी, CO की दूरी और BO की दूरी क्या होगी, समान होगी, और यही अपने परिवर्त की त्रिज्या हो जाएगी, जिसको अपन बड़े R से डिनोट करेंगे। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं मैं, परिकेंद्र की दूरी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान क्यों होती है और लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर क्यों गुजरते हैं। देखो आगे, ये अपना प्रूफ होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये AB भुजा हो गई अपनी, ये D बिंदु हो गया अपना, ये इसका लंब समद्विभाजक हो गया, भुजा पे लंब समद्विभाजक हो गया। ये लंब समद्विभाजक हो गया, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखो, ये अपना प्रूफ होता है सर्वांग समता से। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर सर्वांग समता क्या होती है, जो आपको पढ़ाई नहीं, अभी सिमिलैरिटी नहीं पढ़ाई आपको, सर्वांग समता नहीं पढ़ाई, इससे आगे जस्ट अपना टॉपिक सिमिलैरिटी होगी और सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आपको केवल ये ध्यान में रखना है, सर्वांग सम, जिसके सभी अंग समान हो, जिसके सभी अंग समान हो। दो त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं जिनमें कोण भी समान है और भुजाओं की लंबाई भी समान है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, कहने का मतलब सर्वांग सम हो जाएंगे। और उससे ही अपनी ये प्रूफ, ये थ्योरम प्रूफ होती है। यदि CD रेखा पे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, ये वाली देखो, ये तो लंब समद्विभाजक है, AD बराबर DB हो जाएगा अपना, AD बराबर DB हो गया।
यदि मैं CD रेखा पे कोई भी बिंदु ले लेता हूं और उस बिंदु से दोनों शीर्षों को मिला देता हूं, तो ये रेखाएं भी हमेशा क्या होगी, समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अपनी सिमिलरिटी से होगी। ये AD रेखा इस वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज CDA सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDB के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। देखो इसके 4-5 नियम है सर्वांग समता के, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें ये वाली भुजा DB वाली भुजा समान है और इसमें AD वाली भुजा समान है। इसमें CA और इसमें CB दोनों समान है और CD रेखा दोनों त्रिभुजों में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और ये कोण 90 डिग्री का हो गया, ये कोण 90 डिग्री का हो गया। कहने का मतलब यही हो गया अपना भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी से। भुजा ये कॉमन हो गई, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, भुजा कोण भुजा और इनके बीच वाला कोण देखो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो इनके जो किसी भी बिंदु से अपन दोनों शीर्षों को मिलाएंगे तो इनकी तीसरी रेखा भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। CA बराबर CB हो जाएगी। किससे होगी, सर्वांग समता से होगी। अब यहाँ पे भी देखो वही नियम लागू होता है। ये अपना क्या हो गया, लंब द्विभाजक हो गया। यहाँ पे देखो ये DEF, ये OD क्या हो गया, त्रिभुज BOC में देखो, यहाँ पे त्रिभुज BOC में AD क्या हो गया, BC पे लंब हो गया। ये वाली और ये वाली रेखा समान हो गई, इनके दोनों के बीच का कोण समान हो गया। और OD रेखा क्या हो गई, अपनी दोनों त्रिभुजों में कॉमन हो गई। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब OB बराबर क्या हो जाएगा, OC। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखो AOC में ये CO और AO दोनों क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंसी से समान हो जाएगी। ये समान, ये समान, ये समान। तो देखो तीसरा जो लंब समद्विभाजक होगा वो यहीं से होके गुजरेगा, क्योंकि ये दोनों समान हैं। तो यदि इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे, ये इधर वाले ट्रायंगलों में समान हो गई, ये इधर वाले ट्रायंगलों में समान हो गई। BO और CO नीचे वाले ट्रायंगल में हो गई और CO AO साइड वाले ट्रायंगल में हो गई। इसी प्रकार AO और BO इस वाले ट्रायंगल में AOB में समान हो गई। तो तीसरा लंब समद्विभाजक भी इसी बिंदु से होके गुजरेगा और ये शीर्षों से दूरी कॉन्ग्रुएंसी से समान होगी। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत? आगे चले। अब नेक्स्ट बिंदु देखो, और देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में त्रिभुज के केंद्रों में सबसे इम्पोर्टेंट अपने एक तो होता है इन सेंटर और एक होता है सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर भी होता है, लेकिन ऑर्थो सेंटर से SSC के एग्जाम में कम क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन सेंटर और सरकम सेंटर से आए हुए हैं। तो इनकी तो पूरी थ्योरम्स और पूरे क्वेश्चन अपने को निकालने, प्रैक्टिस करनी है पूरे क्वेश्चनों की। नेक्स्ट बिंदु देखो, सरकम सेंटर तो आपको समझ में आ गया। दोबारा से मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। परिवर्त के केंद्र को ही परिकेंद्र कहते हैं। दूसरा बिंदु था भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। तीसरा बिंदु था परिकेंद्र की त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी होती है। अब सरकम सेंटर की देखो, अगर परिकेंद्र के साथ में अगर अपन एक बार इन सेंटर भी कर लेते हैं, सरकम सेंटर के साथ इन सेंटर भी कर लेते हैं, तो उसके भी देखो पूरे पॉइंट याद हो जाने चाहिए। दोनों में डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते थे उस बिंदु को अपन अंतः केंद्र बोलते थे। दूसरा पॉइंट था अपना त्रिभुज के अंतः केंद्र की उसकी भुजाओं से दूरी समान होती थी।
लेकिन सरकमसेंटर में शीर्षों से दूरी समान होगी। दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए कि इंसेंटर और सरकमसेंटर में। देखो सरकमसेंटर में तो शीर्षों से दूरी बराबर है और इंसेंटर में भुजाओं से दूरी बराबर है। अब नेक्स्ट बिंदु देखो, ओ परिकेंद्र हो गया, ओ क्या हो गया, परिकेंद्र। ये ABC अपना ट्राइंगल है, तो देखो इसमें क्वेश्चन पूछता है अपने से BOC का मान पूछता है, जो हमेशा डबल ऑफ एंगल A होगा। BOC का मान हो सकता है अपने से कौन AOC का पूछ ले तो ये डबल ऑफ एंगल B होगा। अपने से कौन AOB का पूछे तो दुगना कर देंगे अपन किसका, कौन C का। BOC पूछता है तो इसके सामने वाले कोण का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। AOC पूछता है तो इसके सामने B है तो B का डबल कर देंगे। AOB पूछता है, AOB ये वाला कौन पूछता है तो इसका सामने वाला कौन सा है, C का डबल कर देंगे। अब फिर से प्रश्न उठना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे। अब देखो इसको प्रूव कर रहा हूं मैं। अपने को पता है सरकमसेंटर है तो शीर्षों से दूरी बराबर होगी, और अपने को ये भी पता है कि दो भुजाओं के सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कोण को मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं OB और OC बराबर है तो दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या देखो इसको BOC को ही प्रूव कर लेते हैं अपन, तो इसको थीटा मानेंगे, हालांकि प्रूव तो अपने को तीनों ही हो जाएंगे। यदि एक को प्रूव कर लेंगे तो इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला थीटा हो जाएगा। त्रिभुज AOB में ये भुजा और ये भुजा समान है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। ये वाला थीटा है तो ये वाला थीटा हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपनी थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो देखो त्रिभुज AOB का ये बाह्य कोण हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया। अब त्रिभुज AOC में देखो ये अल्फा मान लेता हूँ तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि दो भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। AO और OC भुजा अपने पास समान है तो कहने का मतलब ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और AOC त्रिभुज AOC का ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। जिसने पीछे वाली क्लासें नहीं देखी है तो मेरा कहना यही है कि इस क्लास को लेने से पहले आप लाइन एंड एंगल की पूरी क्लासें डिटेल से डाली हुई है और कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो उन क्वेश्चनों को करना है और उनकी थ्योरम्स को पूरी देखना है। देखो त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उसके एक तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है, तो ये थीटा तो AOB का बाह्य कोण ये हो गया तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ऐसे ही अपने AOC में कर लिया तो देखो एंगल BOC का मान कितना हो गया, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा। एंगल BOC बराबर 2 कॉमन आ गया, थीटा प्लस अल्फा, और थीटा अल्फा क्या है अपना, एंगल A ही तो है। देखो पूरा एंगल A कितना हो गया, ये थीटा ये अल्फा, तो एंगल BOC का मान हो जाएगा यहाँ से 2, इसकी जगह अपन एंगल A लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही बाकी के एंगलों को अपन प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है अपना, यहाँ से ना कोई क्वेश्चन बनता है। हाँ देखो एंगल वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी त्रिभुज में, तो सरकमसेंटर देके तो उसमें ज़रूर अपने काम आ सकता है, लेकिन अपने को तो सीधा रिजल्ट ही ध्यान रखना है कि BOC पूछता है तो BOC के सामने वाला कौन सा है, A, तो A का डबल हो जाएगा, A का
डबल कर देंगे और ये वाले कोण आपको याद हो जाने चाहिए। इन पे भी एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं। अब देखो, अपने को यहाँ से एक थ्योरम पता चल गई और वो आपके सर्कल में एंगल वाले क्वेश्चनों को करने के लिए रामबाण साबित होने वाली है। कैसे? देखो, अपने को यहाँ से पता चला ये कोई भी सर्कल है, इस सर्कल के लिए एक ऐसा त्रिभुज संभव होगा या इस त्रिभुज के लिए एक ऐसा वर्त संभव होगा जो इनके तीनों शीर्षों से होके गुजरेगा। उसे अपन क्या बोल देते हैं? परिवर्त बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे यही थ्योरम बताई है अभी तक मैंने। ओ इसका क्या हो गया? परिकेंद्र। ये समझ में आ जानी चाहिए लिखते ही कि हाँ यही टॉपिक चल रहा है अपना। ओ क्या हो गया? सरकम सेंटर। ओ अपना सरकम सेंटर हो गया। तो यहां से देखो, ये ओ सरकम सेंटर हो गया, तो सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो इसका सामने वाला कोण क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पे 2 थीटा बन रहा है तो ये थीटा होगा। यही तो बताया अभी मैंने, ये डबल बनेगा हमेशा। किसका? सामने वाले कोण का, सामने वाले शीर्ष का। यहाँ पे देखो बीओसी का मान क्या होगा? 1/2 होगा, मतलब ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। अब यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये देखो बीसी सर्कल की क्या हो जाती है? कोण जीवा हो जाती है। जीवा के बारे में आपको पता नहीं है तो आगे सर्कल में पढ़ोगे। आपको तो ऐसे ध्यान में रखना है, जो त्रिभुज को वर्त को 2 भागों में बांटती है उस रेखा को क्या बोलते हैं अपन? उस वर्त की जीवा बोलते हैं। व्यास देखो, वर्त का व्यास वर्त का व्यास भी क्या हो जाती है? वर्त की जीवा ही होती है, और वो वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वर्त का व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये भी बी ए बी एक प्रकार की जीवा है, सी ए बी वर्त की जीवा ही है। इसका मतलब बी सी भी क्या हो गई? जीवा हो गई, और जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं कोड। देखो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और यदि अपना लेक्चर देख रहे हो तो आपको इतना तो मालूम ही होगा, 9th 10th क्लास पास करके आए हो तो उनमें ये चीज़ें तो चलती है कि जीवा क्या होती है, पर वो इसकी रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बीसी क्या हो जाती है? इसकी सर्कल की जीवा हो जाती है। और यहाँ पे मैंने इस त्रिभुज का क्या बना दिया? सरकम सर्कल बना दिया। और ये ओ अपना परिकेंद्र हो गया, मतलब ये केंद्र पे कितने का कोण बन रहा है? 2 थीटा का। तो जीवा बीसी द्वारा सामने कोण कितना बनेगा? थीटा। ऐसे ही इस कोण द्वारा कहीं पे भी कोण बना लूँ मैं, वो हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज बन गया। जैसे ये अपना डी ई बिंदु हो गया, तो ये भी तो एक त्रिभुज हो गया, डी बी सी। यदि ये केंद्र पे 2 थीटा का कोण बना रहा है तो सामने वाला कोण क्या होगा? हमेशा आधा होगा, थीटा का होगा। ये थ्योरम यहाँ बताइए मैंने, और उससे ये प्रूव करने जा रहा हूँ मैं। त्रिभुज ए बी सी है, वैसा का वैसा ही अपना डी बी सी है, और वैसा का वैसा ही ई बी सी है। इसका मतलब इस जीवा द्वारा यदि केंद्र पे 2 थीटा बन रहा है तो बाकी सब कोण, जितने भी कोण ये जीवा बनाएगी इस त्रिभुज पे, इस सर्कल पे, वो क्या होंगे? सभी समान होंगे। ये बिंदु सबको समझ में आया? ये सब समान होंगे, एफ जी। ये वाला बिंदु समझ में आया, क्योंकि इसको समझाने का मेरा पर्पज एक ही है। इससे एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा अभी मैं, और उससे एसएससी में 2 क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को क्लियर करवाने के लिए ही ये समझाना पड़ रहा है मेरे को। ये देखो त्रिभुज जीबीसी में ये सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो सामने वाला कोण क्या होगा? हमेशा थीटा होगा। अब आपको रिजल्ट ये ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ रिजल्ट को।
यहाँ पे लिख रहा हूँ वृत्त की जीवा केंद्र पे केंद्र पर जितना कोण बनाती है उसका आधा कोण परिधि पे बनाती है। हालांकि सर्कल में दोबारा से समझेंगे इन कॉन्सेप्टों को, लेकिन यहाँ पे समझना भी अपना ज़रूरी है। यदि वर्त की जीवा केंद्र पे या वर्त की जीवा यदि को हटा देते हैं, ये कंडीशन हो गई अपनी, और कंडीशन को हटाना पड़ेगा अपने को। वर्त की जीवा केंद्र पे जितना कोण बनाती है उसका आधा कोण परिधि पे बनाती है। ये पूरी क्या हो जाती है, इसकी परिधि हो जाती है। और यदि ये केंद्र पे 2 थीटा कोण बना रही है या जितना कोण बना रही है उसका आधा कोण किस पे बन रहा है, परिधि पे बन रहा है। और परिधि पे एक जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये वाला बिंदु भी अपने को याद रखना है। परिधि पर एक जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण समान होते हैं। देखो मैं मानता हूँ वीडियो 2-3 दिन के बाद में डल रहा है, कुछ समस्याएं हैं, उनको देखो सोल्व करके ही मैंने वीडियो बनाए और आपको अच्छा मैटर मिल सके। इसके लिए देखो मेरे को भी पहले नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चनों का कलेक्शन करना पड़ता है कि, और फिर क्वेश्चनों को छांट के उनको टॉपिक वाइज अलग अलग पैटर्न पे सेट करना पड़ता है कि इसको किस में करवाई, इसको किस में करवाई। तो थोड़ा सा देखो मैनेज तो आपको भी करना होगा, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना देखो मेरा तो इंटेंशन यही है कि अब रेगुलर वीडियो आए, लेकिन फिर भी यदि कोई दिन आपके पास वीडियो नहीं पहुंचता है या वीडियो नहीं डालना होता है तो कृपया इंतज़ार करें। पूरी मैथ की पूरी वीडियो डालूंगा मैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि अपन ने पढ़ लिया है पूरी मैथ पढ़ाने का तो इसको पूरा ही करेंगे, आपको केवल समझते जाना है। तो देखो मैं ये समझा रहा था आपको कि ये जीवा बीसी हो गई, ये थीटा बना रही है, तो अदर जितनी भी परिधि पे और बाकी के जितने भी कोण बना रही है, यदि ये केंद्र पे 2 थीटा बना रही है तो और बाकी के जितने भी कोण बना रही है वो कितने बना रही है, थीटा थीटा बना रही है। इसका मतलब परिधि पर एक जीवा द्वारा बनाए गए सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये थीटा ये थीटा ये थीटा, अदर और कोई भी हो सकता है, जैसे ये यहाँ पे बना रही है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये यहाँ से यहाँ पे बना रही है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा तो परिधि पे बनाती है और सभी कोण के आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट, उतारना चाहते हैं कोई तो वीडियो को रोक के आराम से उतारे और समझे। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार देखे, 3 बार देखे, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट समझे। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ये समझाने के लिए ही मैंने ये जो पीछे बिंदु समझाया था आपको सर्कल वाला, ये समझाना जरूरी था, तभी ये वाले बिंदु आपके समझ में आएंगे। ये त्रिभुज ABC हो गया अपना, ये O परिकेंद्र हो गया, ये परिकेंद्र की त्रिज्याएं हो गई। अब देखो यदि मैं इस कोण को थीटा मानता हूं तो ये वाला कोण भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि 2 रेखाएं समान है। त्रिभुज BOC में ये 2 रेखाएं समान है तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे, समान।
ये थीटा एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। एंगल बी ओ सी 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। और यदि ये 2 थीटा है, 180 माइनस 2 थीटा है, तो इसका सामने वाला कोण आधा होगा इसका। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। 180 माइनस 2 थीटा का हाफ कर देंगे तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ओ बी सी, इनको दोनों को जोड़ता हूँ यदि मैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ओ बी सी ये वाला कोण, ये वाला ओ बी सी, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो थीटा से थीटा कट रहा है मेरा, और इन दोनों का योग क्या आ रहा है? 90 डिग्री। और ये हमेशा सत्य होगा। ये वाला कोण देखो, आप इस वाले की जगह ये वाला भी ले सकते हो, लेकिन सामने वाला पूरा लेना है और ये आधा लेना है। आधा लेने का मतलब जो ये जितना बन रहा है यहाँ पे सरकमसेंटर की वजह से जितना कोण बन रहा है ये वही लेना है। तो इस वाले का और सामने वाले का पूरा, सामने वाला पूरा और ये आधा। आधा कहने का मतलब ये मत समझ लेना कि ये हाफ हाफ है। ये कोण समद्विभाजक में होते हैं, जो अपन इन सेंटर में पढ़े थे वहीं पे होते हैं। हो सकता है ये अलग हो सकता है, ये अल्फा हो सकता है ऊपर वाला। तो ये वाला और इसके सामने वाला पूरा कोण का योग हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। ऐसे ही सामने वाला पूरा और ये वाला ले सकते हैं, इनका भी 90 डिग्री होगा। इनमें से कोई एक एंगल ले लेंगे और इसका सामने वाला पूरा ले लेंगे, तो इन दोनों का योग भी हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। इसको और इस वाले को पूरा ले लेंगे तो भी इनका योग कितना होगा? 90 डिग्री। या इस वाले का आधा और ये पूरा ले लेंगे तो इन दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। इस कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सीधे उड़ाएंगे अपन इसी कॉन्सेप्ट से। तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ये पूरा ले रहे हैं और ये थीटा ले रहे हैं, तो इन दोनों का योग हमेशा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में आया? और ये जो पीछे कॉन्सेप्ट समझाया था उसी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में समझ में आएगा। यदि कोई बच्चा यहाँ से क्लास देख रहा है तो उसको नहीं देखना चाहिए, पहले पीछे वाले कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने चाहिए, उसके बाद में ये देखना चाहिए, तभी ये समझ में आ सकता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो, अब अपने दिमाग में एक ही सवाल होना चाहिए, एक ही क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सरकम सर्कल तो आपने बता दिया कि जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होके गुजरता है उसे सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सेंटर भी आपने बता दिया कि सरकम सर्कल के केंद्र को ही सरकम सेंटर कहते हैं। अब प्रश्न अपना ये है कि सर सरकम सेंटर की या सरकम सर्कल की परिधि कैसे निकालते हैं, परिधि किस प्रकार से निकाली जाए? तो उसके लिए देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हालांकि मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, लेकिन आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, ये पहली बार लिख रहा हूँ, आगे से इसको कैपिटल आर लिखूंगा। और इन सर्कल की त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये होता है अपना ABC बटे 4 गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल। ABC क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं।
ए के सामने वाली भुजा ए हो गई, बी के सामने वाली भुजा बी हो गई और सी के सामने वाली भुजा सी हो गई। ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। ये इसका सरकम सर्कल हो गया। तो इसकी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है तीनों भुजाओं को गुणा करके उसमें त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको 4 गुना करके डिवाइड कर देते हैं, तो अपने त्रिभुज की क्या निकल के आ जाती है, अपने सर्कल की त्रिज्या निकल के आ जाती है। अब देखो इसके प्रूफ की बात आती है कि सर ये प्रूफ कैसे होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ध्यान से समझना है अपने को। ये इसका सरकम सेंटर ओ हो गया, ये लंब हो गया और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई आर। यही तो बताया अभी तक मैंने, ये इसकी त्रिज्या आर हो गई। ये यदि कोण ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 2a होगा, पूरा डबल होगा और ये दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन जाते हैं, सर्वांग सम बन जाते हैं। तो ये वाला कोण भी हाफ होगा, ये वाला कोण भी हाफ होगा, तो ये कोण कितना हो गया, ए हो गया। तो इसमें मैं साइन ए लेता हूँ, साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा। इसमें साइन क्या होता है अपना, देखो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, हालांकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल प्रूफ करने के लिए ज़रूरत पड़ रही है अपने को। तो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी होनी चाहिए। ये कोण ले रहा हूँ तो अपनी होती है, देखो साइन होता है अपना लंब बटे कर्ण, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब इसकी लंबाई क्या होगी, यदि ये पूरी ए है तो ये आधी हो जाएगी ए बटा 2, यहाँ से यहाँ तक आधी हो गई, लंब हो गई सामने वाली ए बटा 2, तो ये हो जाएगा ए बटा 2 बटे में कर्ण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला कोण हो गया अपना, तो 90 डिग्री का सामने वाला आर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा इसका। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकल के क्या आई है अपने पास, साइन ए की वैल्यू निकल के आई। यहाँ से देखो इसको उलट के लिख दो, ये अपने साइन की वैल्यू निकल के आ गई। और इसी रिजल्ट की तरह और ट्रायंगल बना के भी और कोणों से अपन सिद्ध कर सकते हैं। मैंने केवल आपको कोण ए से सिद्ध करके बताया ये, तो आपको एक रिजल्ट और ध्यान में रखना है, साइन ए बटा ए, साइन बी बटा बी, साइन सी बटा सी बराबर होगा हमेशा 2r की। ये साइन रूल है और मैंने प्रूफ बता दिया है किस प्रकार से आया है। ये साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी, ये 2r हो गया। ये इसी तरह किससे और एंगलों को सिद्ध करके और भुजाओं को सिद्ध करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बटा 2r, ये ए उधर चला जाएगा तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास ए बटा 2r। अब आगे देखो, एक बटा आर होगा नहीं, एक बटा आर, एक बटा 2r होगा। ये वाला रिजल्ट भी ध्यान में रखना है। इसको उलट के भी लिख सकते हैं अपन, ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर 2r। इसको उलट के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिद्ध होता है, इसी प्रकार तीनों एंगलों से अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो साइन ए बटा ए साइन बी बटा बी बराबर साइन सी बटा सी हमेशा 1 बटा 2r के होगा, और यहाँ से ए बटा साइन ए उल्टा करने पे ये 2r के बराबर हो जाएगा। तो हमेशा अपने को ये वाला रिजल्ट ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए पहले मेरे को आपको साइन रूल बताना पड़ा
और साइन रूल आपको पहले बता दिया है मैंने। लाइन एंड एंगल वाली क्लासों में साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों को प्रूव किया है और दोनों को बताया कि किस प्रकार से त्रिभुज में देखो ये तीनों कोणों का जो साइन में रेशो लेते हैं वो भुजाओं के रेशो के बराबर होता है। ये चीज़ें पहले बताई हुई है, तो इस क्लास को लेने से पहले पीछे पुरानी वाली क्लासें देख के आनी है आपको, तभी ये वाला रूल समझ में आता है। हालांकि फिर से मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना के यहाँ से साइन रूल को आपको प्रूव कर दिया है और ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट। तो आप इनमें से नीचे वाले रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे 1/2r है और यहाँ पे 2r है, तो ये वाला रिजल्ट अपन क्या करेंगे, दिमाग में रखेंगे कि a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b बराबर c बटा साइन c, यहीं से आया ये बराबर होता है 2r की। अब देखो मैंने आपको पीछे वाली क्लासों में बताया था कि यदि अपने पास दो भुजाएं दे रखी है और उन भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है a गुणा b गुणा c। त्रिभुज के भुजाओं का, यदि दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 इंटू b गुणा c इंटू साइन ए। इस वाले त्रिभुज में देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया अपने पास। यहां से देखो ये फॉर्मूले देखो पीछे बताए थे मैंने, ये वाला फॉर्मूला जब आपको शायद कोसाइन रूल या साइन रूल बताया था ना, उस क्लास में बताया था कि यदि अपने को दो भुजाएं दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे, तो दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को एंगल को साइन में लेना है और उसको 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास सीधा ट्रायंगल का क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। तो इसी प्रकार मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। जैसे मान लिया मेरे को ये सी भुजा दे रखी है, ये बी भुजा दे रखी है, तो दोनों भुजाओं के आपस में गुणा करूंगा और ये बीच वाला कोण हो गया इनके साइन ए में लेना है, ये ए इनका कोण हो गया बीच वाला, उसको साइन ए में लेना है और उसको हाफ कर देना है, उसका हाफ कर देना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो यहाँ से 1/2 तो रहेगा अपने पास, ये b गुणा c भी रहेगा। यहाँ से साइन a की जगह क्या लिख सकता हूँ, a/2r लिख सकता हूँ। यहाँ से देखो साइन a की जगह क्या लिख सकता हूँ, a/2r। तो ऊपर तो क्या हो गया मेरे पास, ऊपर हो गया, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे शायद कट रहा है वीडियो में, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC, ऊपर तो हो गया ABC, नीचे दो गुणाओं के कितना हो गया, 4 हो गया, 4r, और ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। इसको डेल्टा से डिनोट कर रहा हूँ, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आना चाहिए, ये डेल्टा हो गया, तो डेल्टा को इधर ले लेते हैं और r को इधर ले लेते हैं, तो ABC/4 डेल्टा, डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा अपने r के बराबर। तो यहाँ से अपन ने प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज इसकी सर्कम सर्कल की त्रिज्या निकालने के लिए अपने को ABC/4 गुना एरिया ऑफ ट्रायंगल करना पड़ेगा। एक बार दोबारा से समझ लेना इस वाले कॉन्सेप्ट को, ये मैंने प्रूफ दिया है आपको, हालांकि आपको इसको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि देखो अगर किसी भी स्टूडेंट्स के बेसिक मजबूत है ना, तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ जाए वो उनको करने के लिए तैयार रहता है। अगर आपकी बेसिक मजबूत नहीं है तो देखो उस सब्जेक्ट से आपकी रुचि भी हटने लगती है। यदि आपकी बेसिक मजबूत है, मैथ में बेसिक मजबूत है, तो क्वेश्चनों को करने के लिए आपकी रुचि बढ़ेगी कि यार ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मैं हर थ्योरम्स को हर जो भी थ्योरम्स बता रहा हूँ उस थ्योरम्स के प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ देने का यही कारण है कि आपके बेसिक मजबूत होंगे, बेसिक मजबूत होंगे तो मैथ में आपकी रुचि बढ़ेगी। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि अपन स्लो हो सकते हैं, थोड़ा धीमा हो सकते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन अपना एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए, फुल में से फुल मार्क्स होने चाहिए। ऐसी मैथ अपन आपको पढ़ा रहे हैं, तो एक बार इसका दोबारा से प्रूफ समझ लेना।
रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल की रेडियस कैसे निकालते हैं, ABC बटा 4 गुना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ से देखो, ये अपन ने एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया, इसमें ये लंब हो गया, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और इस कोण को ले रहे हैं अपन, एक कोण हो गया है, ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हो जाते हैं। ये एक कोण है, ये तो पूरा पूरा देखो यहाँ तक क्या होगा, 2a होगा ये, तो ये ए सर्वांग सम हो गए। यदि ये a है तो ये भी a होगा। यहाँ से साइन a लेने पे अपने पास साइन a की वैल्यू आई a बटा 2r, अपने पास वैल्यू आई। अब अपन जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई करना है और जो बीच का एंगल है उसको साइन में लेना है। तो यहाँ से दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई किया और साइन की जगह अपन ने a/2r लिख दिया, तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और इसी प्रकार से इन सब को करने पे अपने पास रिजल्ट आता है साइन a/a, साइन b/b, साइन c/c बराबर 1/2r, या a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट अपने को क्या करना है, जो स्टार बना रहा हूँ वो दोनों रिजल्ट अपने को दिमाग में रखने हैं। अब देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, अपन ने सर्कम सर्कल की और सर्कम सेंटर की कुछ थ्योरम्स पे बात की है। आगे आने वाले वीडियो में अपन पोजीशन ऑफ सेंटर्स देखेंगे और उसके बाद में अपन इनसे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 20-22 क्वेश्चन करेंगे सर्कम सेंटर से, कोई सा भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।